नमस्कार। आज इस बात का गहन विश्लेषण किया जाएगा कि जो महाराष्ट्र की राजनीति में एक नई हलचल शुरू हो गई है, इसका क्या ज़मीन पर कोई इम्पैक्ट होगा या फिर ये सिर्फ अखबारों की, मीडिया की सुर्खियां बन के रह जाएगी। दरअसल खबर यह है कि उद्धव ठाकरे और उनके चाचा के लड़के राज ठाकरे दोनों हाथ मिलाने वाले हैं, दोनों साथ आने को आतुर हैं। दोनों तरफ से इस तरह के बयान आए हैं कि वो राज्य के हित में एक साथ काम करने को तैयार हैं। इस घटना को हालांकि जो प्रमुख सत्तारूढ़ दल है बीजेपी, उसने खास तरजीह नहीं दी है। उसने ये कहकर टाल दिया कि अब परिवारवाद के दिन लग गए हैं, तो बीजेपी ने तो उसको टाल दिया। लेकिन सवाल यह है कि अगर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों एक मंच पर आते हैं, एक साथ आते हैं, या राज ठाकरे अपनी पार्टी का मर्जर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट में कर लेते हैं, तो क्या इससे महाराष्ट्र की राजनीति पर कोई फर्क पड़ेगा या कोई फर्क नहीं पड़ेगा? ये आज एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, अगर हम महाराष्ट्र की राजनीति को समझें, महाराष्ट्र की राजनीति को देखें, तो इस समय अभी आज की अगर बात करें और पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ है नवंबर में, उसकी बात करें, तो वहाँ पर विपक्ष कमज़ोर हुआ है, काफ़ी कमज़ोर हुआ है। और जो विपक्ष की ताकत थी, जो एनसीपी और विपक्ष में रहते हुए जो शिवसेना की ताकत थी, उसको सत्ता पक्ष ने अपने साथ खींच लिया। उस ताकत को सत्ता पक्ष ने अपने साथ ले लिया, क्योंकि शिवसेना और एनसीपी दोनों में टूट हुई। नतीजा ये हुआ कि जो इन दलों की जो सारी ताकत थी, उस ताकत को काफ़ी हद तक एनडीए अपने साथ लेने में सफल रहा। क्योंकि विधानसभा चुनाव में हमने ये देखा है कि जो शिवसेना शिंदे गुट को वोट मिला है वो 12% मिला है, और जो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को वोट मिला है वो सिर्फ 10% मिला है। अगर इस वोट को सीटों में कन्वर्ट कर दिया जाए तो शिवसेना शिंदे को 57 सीटें विधानसभा में मिली थी, और जबकि शिवसेना उद्धव ठाकरे को सिर्फ 20 सीटें ही मिल पाई और 10% ही वोट मिल पाए, यानी वोट भी कम मिले और सीटें भी कम मिली। इसी प्रकार यदि एनसीपी की बात करें, तो जो एनसीपी शरद पवार जिसके संस्थापक थे और वो एनसीपी शरद पवार गुट अब हो गया है, उसकी बात करें तो उसे 12% वोट मिले हैं और उसको सिर्फ 10 सीटें मिली हैं। हालांकि जो एनसीपी पवार के भतीजे की अजीत पवार के नेतृत्व में अब अलग हो गई और असली एनसीपी होने का ताज उसी को मिल गया, और वो जो एनडीए का घटक है उसको वोट 9% मिले हैं। सीटें उसने कम लड़ी थी, लेकिन उसको 41 सीटें विधानसभा चुनाव में मिली हैं। इस प्रकार अगर हम देखें तो बीजेपी, शिवसेना शिंदे और एनसीपी ने मिलकर 288 में से 230 सीटें अकेले दम पर जीत ली, और इन तीन दलों को रिकॉर्ड 48% वोट महाराष्ट्र में मिल गए। तो ये एक बड़ी सफलता सत्ता पक्ष के लिए है। दूसरी तरफ अगर देखें तो विपक्ष कमजोर हुआ है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट सिर्फ 20 सीटें जीत पाया, कांग्रेस सिर्फ 16 सीटें जीत पाई, एनसीपी शरद पवार 10 सीटें जीत पाई, और समाजवादी पार्टी जो अलग लड़ रही थी तो वो सिर्फ 2 सीट जीत पाई। तो इस प्रकार आप हम देखें तो विपक्ष के पास सिर्फ 34% ही वोट हासिल हुआ, लेकिन जो सीटें मिली हैं वो सीटें और भी कम रही हैं। तो 34% वोट के हिसाब से भी सीटें उनको और भी कम मिली हैं, सिर्फ 48 सीटें विपक्ष के हाथ में लग पाई हैं। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि विपक्ष को मजबूत होने का अवसर मिल सकता है अगर एमएनएस यानी राज ठाकरे की पार्टी का शिवसेना में मर्जर होता है, या वो शिवसेना के साथ खड़े होते हैं, या शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर चलते हैं, तो विपक्ष को इससे ताकत मिलेगी। एमएनएस जो पार्टी है, इसका निर्माण 2004-5 के दौरान किया गया था। उस समय किया गया था जब वो बाल ठाकरे से अलग होकर, ठाकरे परिवार से अलग होकर राज ठाकरे ने अपनी अलग पार्टी बनाने का ऐलान किया था। मतभेद हुए थे परिवार में, तो वो अलग चले गए थे, चाचा से अलग हो गए थे। तो ऐसे में अगर वो साथ आते हैं, क्योंकि एमएनएस बहुत राजनीति में बहुत दखल नहीं है एमएनएस का। 2024 के इलेक्शन की बात करें तो 135 सीटों पर उसने चुनाव लड़ा था, 135 सीटों में से एक भी नहीं जीत पाई। लेकिन 2005 में जब ये पार्टी बनी थी और 2009 का पहला चुनाव हुआ था, उस चुनाव के दौरान इस पार्टी ने 13 सीटें जीती थी। तो पार्टी का मुंबई और आसपास के एरिया में जनाधार जरूर है, ताकत है, और वो महाराष्ट्र की बात करती है। जैसे शिवसेना महाराष्ट्र की बात करती है, वैसे ये भी महाराष्ट्र की बात करती है। तो ऐसे में अगर शिवसेना और एमएनएस एकजुट होते हैं तो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि जो बाला साहब ठाकरे की जो राजनीति थी, जो बाला साहब ठाकरे की जो पॉलिटिक्स थी, उसके असली
उसके असली जो उसको आगे बढ़ा रहे हैं हम हैं, जबकि शिंदे जो गुट है वो कह रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे की राजनीति तो हम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि बाला साहब ठाकरे तो एक धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी थे, वो तो बीजेपी के मिलते जुलते विचारों के आदमी थे, वो बीजेपी के साथ हमेशा चलते थे। जबकि उद्धव ठाकरे ने जो उन दलों का साथ ले लिया जो बीजेपी का विरोध करते थे, जो हिंदुत्व का विरोध करते थे। ऐसे में चुनौती जरूर है, ऐसे में राज ठाकरे के लिए चुनौती ये जरूर है कि वो फिर से ये बात को साबित करें कि असल में बाला साहब ठाकरे की नीतियों को वो आगे बढ़ा रहे हैं, वो आगे ले जा रहे हैं। ये साबित करना उनके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है, जनता को विश्वास दिलाना चुनौतीपूर्ण है। लेकिन उस परिवार से वो जुड़े हैं, उस परिवार के वो असली उत्तराधिकारी हैं, ये बात भी सही है। ऐसे में क्या अगर एमएनएस साथ आती है, क्या उद्धव ठाकरे के पास एक विकल्प होता है कि वो अपने दम पर अकेले मैदान में उतरें, ताकि जो उन पर ये एक धब्बा लगाए कि वो एक ऐसे दलों के साथ है जो हिंदुत्व का विरोध करते हैं, जो हिंदुत्व के खिलाफ राजनीति करते हैं। तो अगर में उन्हें एमएनएस का साथ मिलता है, एमएनएस साथ देती है, तो उनको एक मजबूती मिलती है। तो उनके पास ये विकल्प होगा कि वो कांग्रेस या एनसीपी का साथ छोड़ के, एनसीपी शरद पवार का साथ छोड़ के अकेले दम पर अपने को मजबूत करें, मुंबई और आसपास के एरिया में जहाँ जहाँ उनका जनाधार है उनको नए सिरे से मजबूत करें, और महाराष्ट्र की बीजेपी के बाद सबसे बड़ी पार्टी के रूप में अपने को स्थापित करने की कोशिश करें। हालांकि एक्सपर्ट का ये मानना है कि जिस प्रकार विपक्ष की राजनीति में वहाँ पर स्पेस खाली हुआ है, तो एक मजबूत दल के लिए वहाँ पर स्कोप है, लेकिन वो कैसे क्रिएट होगा, वो कैसे कोई दल अपनी स्थिति को सुधार पाएगा, ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न है। क्या उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का मिलने से स्पेस भर पाएगा, ये भी एक प्रश्न है। कुछ लोग कहते हैं हाँ ऐसा हो सकता है, कुछ लोग कहते हैं कि ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है। कुल मिला के ये माना जा रहा है कि अगर ये दोनों दल मिलते हैं तो महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ तो बदलाव आने तय है। और हालांकि अभी तुरंत इसका असर नहीं होगा, क्योंकि चुनाव वहाँ पर 2029 में होने हैं, विधानसभा के चुनाव, तो जो भी इसका इम्पैक्ट होगा 2029 में होगा। और क्योंकि दलों के पास अभी बहुत समय है, इसलिए उद्धव ठाकरे के पास भी समय है, राज ठाकरे के पास भी समय है, दोनों मिलकर काफ़ी काम कर सकते हैं अगले 4 सालों में, और जिसका नतीजा उन्हें 2029 में मिल सकता है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, विश्लेषण आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।